वंदे मातरम प्यारे बच्चों, डीएसएसबी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं विनोद सर आज रीजनिंग में पूछे गए डीएसएसबी के तहत जेल वार्डन में पूछे गए रीजनिंग सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस के जो है वो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, डीएसएसबी पाठशाला आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच लेकर आई है। इस बैच में डीएसएसबी में अलग अलग एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग डे बाय डे जो है वो आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं, बेहतरीन जो क्वेश्चन होते हैं वो लेकर आते हैं। मैं हर दिन जो है वो आप लोगों के लिए किसी ना किसी टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक पर जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो क्लास लेकर आता हूं, और मेरे जो साथी टीचर है वो भी इसी प्रकार से जो है वो आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक्स पर क्लास लेकर आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया जो है वो समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाया तरीका अच्छा लगता है, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो आप लोग उनको लाइक और शेयर कीजिए। मैं विनोद सर आज जो है आप लोगों के लिए रीजनिंग में डीएसएसबी में जेल वार्डन में पूछे गए 2019 के एग्जाम्स में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो जो है वो आपके साथ जो है वो आज डिस्कस करने वाला हूं। और उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं जो है वो पहले क्वेश्चन से। रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन 2019 जेल वार्डन में जो है पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहे कि कैशियर का जो रिलेशन होता है वो बैंक के साथ होता है, तो उसी तरीके से क्यूरेटर का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा। अब क्यूरेटर जो होता है वो कहाँ होता है? म्यूजियम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? म्यूजियम। कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनालॉजी में पूछा गया है कि 72 का 16 से वही रिलेशन है जो 56 का आगे जो 4 आंसर दिए उनके साथ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां क्या किया गया है, ये जो 72 है, 72 का जो 7 और 2 है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 14। और इसमें अगर 2 प्लस कर दूं तो मेरे पास आंसर बनता है 16। उसी तरीके से 5 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बनेगा 30, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना बन गया? 32। तो हमारा आंसर कौन जाएगा? आंसर नंबर बी। तो एनालॉजी से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट दोनों क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन था वो वर्ड एनालॉजी से था, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नंबर एनालॉजी से पूछा गया है। बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोगों का एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्च, MARCH, मार्च का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? ODVH और N। वो कह रहे कि मार्च का ODVHN के साथ वही रिलेशन है जो APRIL का आगे जो है वो ऑप्शंस के साथ हमें बताना है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं इन लेटर्स की तो M मेरे पास 13 पे आता है, O जो है वो 15 पे आता है, यानी कि कितना प्लस हुआ? 2। इसमें प्लस 2 हुआ है। A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, मतलब कि 3 प्लस हुआ है। R जो है वो 18 पे आता है, V 22 पे आता है, तो कितना प्लस हुआ? 4 प्लस हुआ। C
3 पे आता है, H 8 पे आता है, तो कितना प्लस हुआ 5। उसके बाद H 8 पे आता है, N 14 पे आता है, तो कितना प्लस हुआ 6। तो यानी मार्च के अंदर जो मेरे पास लेटर है, हर एक लेटर में कंटिन्यू नंबर जो है वो प्लस किए गए हैं। उसी तरीके से अगर बात करें तो हमारे पास ए जो है 1 नंबर पे आता है, तो मैं अगर 1 में 2 प्लस करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 3, और 3 नंबर पर मेरे पास क्या आता है सी। उसके बाद सी वाला मेरे पास एक ही आंसर है, तो सिंपल सी बात है मेरा आंसर वही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चंस को पूरा बनाते हैं। P 16 पे आता है, 16 में 3 प्लस करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना बनेगा 19, और 19 पे क्या आता है S। R 18 पे आता है, 4 प्लस करेंगे तो टोटल रिजल्ट कितना बनेगा 22, और 22 पे क्या आता है V। I 9 पे आता है, मुझे 5 प्लस करना है, टोटल रिजल्ट बनेगा 14, और 14 पे क्या आता है N। तो वो देखो डी नंबर आंसर में 4th लेटर N दे रखा है। L जो है वो 12 पे आता है, 6 प्लस करेंगे तो टोटल 18 बनेगा, और 18 पे हमारे पास क्या होता है R। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। तो देखिए अगर हमें लेटर नंबर याद है तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इसी तरीके से एक से बढ़कर एक जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। मेरे साथ क्लास में बनी रहिए और मैं आपको एक से बढ़कर एक जो है वो क्वेश्चन कराऊंगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जेल वार्डन के 2019 में पूछे गए सवालों के पर डिस्कस कर रहे हैं, और यहां पर हम लोग सभी टॉपिक्स की बात करेंगे। तो आप जो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, कैसे क्वेश्चंस बनाने, क्या करना है, कैसे शॉर्टकट्स रहेंगे, वो सब जानने के लिए आप लोग जो है वो मेरे साथ क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आप लोगों को अलग अलग लॉजिक से, अलग अलग तरीके से जो है वो हर क्वेश्चंस का बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो तरीके से आंसर बनाना सिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमारे पास जो है वो पूछा गया है कि ओड वन आउट कौन सा होगा, कि इनमें से एक ऐसा जो आंसर है जो बाकी सब आंसर के साथ जो मेल नहीं खाता। तो वो कौन सा आंसर हो सकता है, आइए बच्चों डिस्कस करते हैं किस तरीके से आंसर बनाना है। अब देखिए आप लोगों को हर एक लेटर का नंबर जो है वो याद है। W जो है वो 23 पे आता है, और D कौन से नंबर पे आता है 4 पे। उसी तरीके से P 16 पे आता है, K 11 पे आता है, Q जो है वो 17 पे आता है, J 10 पे आता है। अगर मैं बात करूं S की 19 पे आता है, और E 5 पे आता है। अगर यहां पर मैं दोनों लेटर का टोटल बनाता हूं तो 27 बन रहा है, यहां पर 27 बन रहा है, बी नंबर ऑप्शन में 27 बन रहा है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में अगर बात करूं तो मेरे पास 24 बन रहा है। तो मेरे पास इन ग्रुप में जो है वो अलग आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी। देखो कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सर हम डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा मैं आप लोगों को बार बार जो है वो बोलता आया हूं, और आज फिर से जो है वो अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं कि रीजनिंग के अंदर आप लोग जितना बेसिक चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देंगे, उतना जो है वो अलग अलग जो है वो तरीके से आप कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है ना, तब तक जो है वो आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारे पास ए से लेकर जेड तक के 26 लेटर होते हैं, तो हमें हर एक लेटर का जो है वो लेटर नंबर याद होना चाहिए, और इसके बारे में हम लोग जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए अगर मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ये फिर से आपके पास ओड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फीमेल की बात की गई है, फिगल की बात की गई है। तो यहां पर देखिए अगर चारों ऑप्शंस के ऊपर मैं ध्यान से बात करूं, अच्छे से बात करूं, तो ये फर्स्ट आंसर, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है
ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है और ये आपका फोर्थ ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शंस का मतलब जो होता है वो कमजोर शब्द होता है, और जो आपका रोबिस्ट शब्द दे रखा है, सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब होता है मजबूत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। देखिए कुछ सिंपल शब्द होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को नॉलेज होता है और इसमें ज्यादा जो है वो लॉजिक लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कॉमन से शब्द होते हैं। जैसे ये देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ज्यादा लॉजिक का यूज कर नहीं सकते क्योंकि बड़ा सिंपल सा है। उत्तर प्रदेश, असम, केरला, पुडुचेरी का नाम दिया गया है। ये चार अलग जो वो स्टेट हैं, इनमें से तीन तो जो है वो हमारे पर्टिकुलर स्टेट हैं, और जो सी नंबर ऑप्शन है ये हमारा जो है वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया, केरला हो गया, ये तीनों के तीनों जो है वो पूर्ण राज्य हैं। और जबकि बात करें पुडुचेरी की, तो ये हमारे पास जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में आता है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। तो देखिए जेल वार्डन के एग्जाम में कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 2019 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके पास जो है जो लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उससे पूछा गया है। और लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमें 3 या 4 जो वर्ड्स दिए जाते हैं उनके हिसाब से हम लोग उनके रिलेशंस के बारे में सोचते हुए जो वो शब्दों को लॉजिक वेन डायग्राम में जो है वो अपने आंसर को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पहले ऑप्शन की, दूसरे ऑप्शन की, तीसरे ऑप्शन की या चौथे ऑप्शन की। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पहला शब्द हमें दिया गया है मैमल यानी कि स्तनधारी, फिर बर्ड्स दिया गया और फिर फिश दिया गया है। अगर मैं बात करूं फिश की, तो फिश के अंदर कुछ फिश की प्रजातियां ऐसी हैं जो मैमल होती हैं, जिनमें से शार्क भी एक ऐसी जो है वो फिश है जो मैमल होती है। लेकिन बर्ड्स में कोई ऐसी प्रजाति नहीं होती जो हमारे पास मैमल हो, लेकिन फिश की सारी प्रजातियां जो है वो मैमल नहीं होती। तो हमारे पास अगर मैं आंसर्स की बात करूं तो मेरे पास आंसर नंबर कौन सा रहेगा यहाँ पर? आंसर नंबर ए, क्योंकि ये जो एक सर्किल आपका बाहर बना हुआ है हल्का सा जो है वो साथ में टच हो गया, जबकि ये थोड़ा सा हटके होना चाहिए था। तो ये जो आपका जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बर्ड्स को लेकर, ये आपका फिश से रिलेटेड हो जाएगा और ये मैमल से रिलेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर नंबर कौन सा रहेगा? आंसर नंबर ए। कितने बेहतरीन, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, और जेल वार्डन के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपके 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस का जो है वो जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, और बेहतरीन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं वो आप लोगों के साथ में यूं ही डिस्कस करता रहूंगा, पूरे पेपर में डिस्कस करता रहूंगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन, ये आपका पिक्चर रोटेशन से रिलेटेड है कि अगर हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पिक्चर दी गई है, अगर हम इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी पिक्चर है, इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि 180 डिग्री पर अगर मैं रोटेट करता हूं तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। अब अगर इस पिक्चर को अगर 180 डिग्री से रोटेट किया जाएगा तो हमारे पास पिक्चर बनकर कैसी आएगी? आंसर नंबर ए जैसी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर नंबर ए। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इन दोनों शेप को आपस में मिलाया जाए, एक के ऊपर एक रखा जाए,
तो हमारे पास कौन सी पिक्चर बन के आ सकती है? तो देखिए अगर मैं बात करूं डी नंबर ऑप्शन की, तो यहां पर देखिए मेरे पास सर्किल बना हुआ है, ये एक जो है वो मेरे पास डाइस की पिक्चर बनी हुई है, और डाइस की पिक्चर के अंदर मेरे पास जो है वो सर्किल बना हुआ है, लेकिन यहां पर मेरे पास सर्किल नहीं, तो ये आंसर मेरे पास नहीं हो सकता। यहां पर देखिए स्क्वायर में जो वो सर्किल बना हुआ और यहां पर उस इमेज में सर्किल नहीं है, मेरा डी नंबर आंसर भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा रहेगा? या तो ए होगा और या बी होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर आंसर्स की, तो अगर मैं इस इमेज को इसके ऊपर रिमूव करता हूं तो ये इमेज जो वो साइड में कटी हुई मुझे नहीं दिखेगी, बिल्कुल 100% इसके ऊपर आएगी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी, ए नंबर आंसर रॉन्ग। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं डीएसएसबी जो है वो जेल वार्डन में। और अगर आप लोग जो है वो मेरे साथ इस पेपर को कंप्लीट करते हैं तो 101% आप जब जेल वार्डन का एग्जाम देने जाएंगे आपको जो है वो पेपर करने में बहुत मदद मिलेगी। और जहां तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों के 40 के 40 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो राइट होंगे। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन अगर 10 की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है इसमें, कुछ साफ दिख नहीं रहा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ये पढ़ा ही नहीं जा रहा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पर फिर से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन वो कहता है कि 2015, 2016 और 2017 में जो हमारे पास न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर नंबर 1, न्यूज़पेपर नंबर 2, न्यूज़पेपर नंबर 3, इन तीनों न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो न्यूज़पेपर जो है यहां बोला गया है कि विच न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू द गिव ग्राफ हार्ड टू हाई एंड द ग्राफ सेल्स इन 2017। ये बोला गया कि कौन सा ग्राफ जो वो हाई से लोएस्ट की तरफ आया है। अगर मैं 2017 के ग्राफ की बात करूं तो 2017 का ग्राफ जो है हाई से अगर लोएस्ट की बात की जाए तो न्यूज़पेपर नंबर 1, न्यूज़पेपर नंबर 2 और न्यूज़पेपर नंबर 3, तो मेरे पास अगर 2 और 1 की बात करें तो यहां पर देखिए फर्स्ट न्यूज़पेपर का ग्राफ हाई से लो हुआ, न्यूज़पेपर नंबर 2 से 1 में, सेकंड वाले का भी हाई से लो हुआ और थर्ड वाले का भी हाई से लो हुआ। तो मेरा आंसर नंबर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी। ये देखो तीनों न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नंबर 1, न्यूज़पेपर नंबर 2 जो है ये 2000 बात कर रहा है 15 की, ये 2016 की बात कर रहा है 17। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें 2015, 16 और 17 की बात करें, ये 2015, 16, 17, ये 2015, 16, 17 है, 2015, 16, 17 है। तो अगर न्यूज़पेपर नंबर 2 और 1 की आपस में बात करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका जो है वो पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। पेपर फोल्डिंग के अंदर क्या होता है कि जितनी बार हम फोल्ड को खोलते हैं उतनी बार क्या हो जाता है कि जो हमारे पास उस पेपर के ऊपर कटिंग की जाती है फोल्ड करने के बाद, वो कटिंग के जो होल होते हैं वो हर बार डबल डबल होने लग जाते हैं। वो होल ट्रायंगल के रूप में हो सकता है, स्क्वायर के रूप में हो सकता है, रेक्टेंगल के रूप में हो सकता है, सर्किल के रूप में हो सकता है, किसी भी शेप में हम लोग वो होल बनाते हैं। और देखिए यहां पर उसने कहा
कि आपने जो वो एक स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल के रूप में जो होल काटे हैं, और पहली बार आप पेपर को ऐसे फोल्ड करो, बल्कि फोल्ड खोलोगे, और दूसरी बार अपोजिट में फोल्ड खोलोगे। अगर मैं पेपर के फोल्ड के खोलने की बात करता हूं तो देखिए बच्चों, अगर इस फोल्ड को मैं ऐसे खोलता हूं, ये देखिए, ये मैंने इसको 4 भागों में बांटा। अगर पहला होल मैं ऐसे खोलूंगा तो सेम शेप मुझे यहां भी दिखेगी। उसके बाद क्या होगा, और फिर क्या होगा, अगर मैं इसके अपोजिट में खोलूंगा तो ये सारी शेप मेरे पास अपोजिट चली जाएंगी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए। बिल्कुल सिंपल, पहला ही आंसर बन गया हमारे पास। देखो पहले तीनों शेप जो हम लोग यहां खोलेंगे तो हमारे पास ये इमेज बनेगी, ये तीनों जो यहां आ गए, और फिर इसके अपोजिट में खुल जाएंगी तो ये तीनों जो इसके अपोजिट में भी चली जाएंगी। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा दे दिए हैं। यहां बात करें तो हमारे पास ट्रायंगल की शेप ही नहीं है। यहां बात करें तो हमारे पास जो है वो फिर से एक्स्ट्रा शेप बनकर आ गई। यहां पर बात करें तो भी हमारे पास जो है वो कुछ शेप एक्स्ट्रा बन के आ गए। लेकिन यहां जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया गया है, तो हमारे पास आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए। कितने आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने एक एक करके 12 क्वेश्चंस बनाए हैं, और इसी तरीके से जो हम लोग आगे भी क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन में उसने बोला कि आपके पास एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द दिया गया है, अगर हम लोग इसका वोटर इमेज बनाएं तो वोटर इमेज बनाने पर हमें किस तरीके का जो वो अक्षरों का चेंजेस दिखेगा। वोटर इमेज के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज सिंपल सी बता दूं कि मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है SOME RSAULT। अगर इसका वोटर इमेज बनाते हैं तो प्यारे बच्चों देखो, एस जो है वो टॉप से बॉटम आएगा तो कुछ ये चेंजेस लेकर आएगा। ओ आपका सेम दिखेगा। एम जो है वो डब्ल्यू की तरह आ जाएगा। ई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आर जो है वो इस शेप में आएगा। देखो टॉप बॉटम बन रहा है, लेफ्ट राइट में चेंजेस नहीं करने। एस जो है वो ये शेप आएगा। ए की शेप टॉप बॉटम बदल जाएगी। यू की शेप टॉप बॉटम बदल जाएगी। एल की शेप टॉप बॉटम बदल जाएगी, और टी टॉप बॉटम बदल जाएगा। तो हमारे पास आंसर नंबर कौन सा रहेगा, आंसर नंबर सी। बड़ा सिंपल आंसर हो गया ये तो, आंसर नंबर सी। देखो ये टी से शुरुआत हो रही है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहां बात करें तो ई जो है वो लेफ्ट राइट चेंजेस है, तो हमारे पास आंसर क्या बना, आंसर नंबर सी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और रीजनिंग में आप लोग जो है वो कम टाइमिंग में ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड है। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को बड़े सिंपल शब्दों में एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर बात करें हम लोग किसी स्क्वायर के अंदर, किसी स्क्वायर में अगर एक डायगोनल होता है, एक विकर्ण होता है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या हमारे पास 2 होती है। और अगर हम लोग बात करें 2 डायगोनल की, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और अगर बात करें एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल हाफ ये बनाया जाए, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होती है, 4। तो हम लोग इसी चीज को डिस्कस करते हुए अपना आंसर्स बनाएंगे।
तो प्यारे बच्चों, बात करता हूं मैं अपने आंसर्स के ऊपर। यहां देखो, ये जो छोटे वाली शेप दे रखी है, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनी हुई है? 2। यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी है? 2। यहां भी देखो, ये जो मेरे पास शेप बनी हुई है, इसमें एक डायगोनल है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। यहां भी मेरे पास जो है वो एक डायगोनल है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और ये हमारे पास पहले से 2। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली इमेज में, तो यहां पर देखो, ये जो सेंटर में मेरे पास एक स्क्वायर की पिक्चर बनी है, ये सेंटर में, इसमें एक डायगोनल कंप्लीट है और दूसरा डायगोनल हाफ है। अगर ये बनाऊं तो मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनती है? 4। ये बनेगी। फिर बात करते हैं हम लोग इसी टाइप की अगली पिक्चर की। तो ये देखो, मेरे पास एक बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, इसमें भी मेरे पास एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल हाफ दिया गया है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी? 4। इसके अलावा मेरे पास जो है वो और कौन कौन से ट्रायंगल्स बन सकते हैं? अब देखिए, अगर मैं यहां पर क्वेश्चंस की बात करूं तो मेरे पास 4 4 4 बन रहे हैं। इसके अलावा देखिए, मेरे पास और क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कहां बन रहे हैं? 4 और 4 8, 8 और 6 14। 14 टोटल ट्रायंगल्स हमारे पास बन चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें ट्रायंगल्स नहीं बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 14, यानी कि 14। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करते हैं कि और हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कहां कहां बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए, मैंने बड़े सिंपल शब्दों में अगर बात करूं तो मैंने आपको कहा कि अगर डायगोनल की संख्या 1 होती है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या हमारे पास कितनी हो जाती है? 2। अगर डायगोनल 2 हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या हमारे पास कितनी हो जाती है? 8। और अगर एक डायगोनल कंप्लीट हो और दूसरा डायगोनल हाफ हो तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल मिलाकर 4। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? 14, यानी कि 14। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन की क्लास जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है वो हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन में उसने कहा कि डी हैज ओनली ओनली वन चाइल्ड जी। वो कह रहा है कि डी का एक ही बेटा है, बच्चा है, सॉरी, डी का एक ही बच्चा है। तो डी नाम का जो पर्सन है, डी नाम का जो भी पर्सन है उसका एक ही बच्चा है। तो ये हो गए हमारे पास डी, और डी का एक ही बच्चा है और उस बच्चे का नाम क्या है? जी। चाइल्ड की बात की गई, अभी तक उस चाइल्ड के बारे में ये नहीं बताया गया कि मेल है या फीमेल है। तो जब तक हमें मेल या फीमेल के बारे में नहीं बताया जाएगा तब तक हम अपनी तरफ से जो है उसको मेल या फीमेल से रिलेटेड साइन नहीं लगाएंगे। फिर देखिए आगे उसने कहा क्या? बी मैरिज टू जी। ये जो जी नाम का पर्सन है, इससे किसका विवाह हुआ है? बी का। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, कपल्स हो गए। फिर उसने कहा एंड हैज ए डॉटर सी, और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सी। चलो, यहां तक कंप्लीट कर लिया हमने। हैज ओनली डॉटर ऑफ सी। ई इज द ब्रदर ऑफ बी। ई जो है वो बी का ब्रदर है। ये जो बी है, इसका जो ब्रदर है, इसका नाम क्या है? ई। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ई इज द ब्रदर ऑफ बी। फिर आगे कहता है एंड द अंकल ऑफ सी, और सी का अंकल भी है। बिल्कुल, अंकल दिया गया है।
हमारे मदर या फादर का जो भी भाई होता है वो हमारा चाचा या मामा यानी कि हमारा अंकल कहलाता है। फिर आगे कहा गया ए इज द ग्रैंड सन ऑफ डी। ये जो डी है इनका जो ग्रैंड सन है उसका नाम क्या है? ए है। फिर पूछा गया हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ये जो ई है वो ए से क्या रिलेशन रखता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ई इज द अंकल ऑफ ए, यानी कि ई के मदर फादर कौन है? जी और बी है, और बी का जो ब्रदर है वो ई है। तो मदर का भाई हो या फादर का भाई हो वो हमारा चाचा या मामा लगता है। तो आंसर आ गया ई जो है वो ए का अंकल यानी कि चाचा या मामा कहलाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग जो है वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जैसे जैसे वो क्वेश्चंस में हमें बोलेगा उस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते जाएंगे। अगर सन या डॉटर की बात हो तो हम लोग डायग्राम बॉटम में बनाते हैं। अगर मदर या फादर की बात हो तो टॉप पर बनाते हैं। ब्रदर सिस्टर कजन हस्बैंड वाइफ की बात हो तो डायग्राम बराबर बनाते हैं। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर्स बना सकते हैं। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा जो है वो बेहतरीन क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं, बात करते हैं क्या क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में उसने बोला द ओनली son in law of Y's maternal grandmother has 3 sisters O, E and R। वाह क्या शानदार क्वेश्चन बना हुआ है। कितना बेहतरीन जो है वो क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की गई है। देखिएगा क्वेश्चंस में हम लोग दोबारा से बात करते हैं। उसने कहा कि द ओनली सन इन लॉ ऑफ वाइज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाई की मैटरनल ग्रैंड मदर की। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास वाई हो गया और मैटरनल ग्रैंड मदर की बात कही है तो मदर की मदर ये हो गई। वो कह रहे कि वाई की जो मैटरनल ग्रैंड मदर है उसका ओनली वन सन इन लॉ है, यानी उनका एक ही दामाद है। तो इनका एक ही दामाद है तो यहां पर आ गया हमारे पास ये। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए तो वाई की नानी का इकलौता दामाद मतलब कि वाई की जो मदर है वो अपने माता पिता की एक ही बेटी है, इसके अलावा उनकी कोई और बेटी नहीं है। यहां पर यही कहना चाह रहा है। हैज 3 सिस्टर्स ओ, ई और आर। ये जो वाई के फादर है इनकी 3 जो है वो सिस्टर्स हैं। ये हम 3 सिस्टर्स की बात करते हैं। जिनके नाम जो है वो दिए गए हैं। नाम क्या क्या दिए गए उस पर लिख लेते हैं। ओ, ई और आर। एक सिस्टर का नाम आर है, एक सिस्टर का नाम जो है वो ई है और एक सिस्टर का नाम हमारे पास ओ हो गया। ओ, ई और आर ये 3 उनकी सिस्टर्स हो गई। फिर उसने कहा कि एस गोट मैरिड टू ओ। ये जो ओ है इसकी मैरिज किससे हुई है? एस से हुई है। बिल्कुल मान लिया एस से मैरिज हुई है। एंड हैज ए डॉटर क्यू। इनकी एक बेटी है और उस बेटी का नाम क्या है? क्यू। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू वाई। इस क्यू का वाई से क्या रिलेशन है ये पूछा गया कि ये क्यू नाम का पर्सन जो वो वाई से क्या रिलेशन लगता है। तो देखो क्यू के जो फादर है, फादर की जो बहन है उसका नाम जो है वो ओ है, मतलब कि भुआ की बेटी की बात की गई है। तो क्यू इज द कजन ऑफ वाई। ये जो क्यू जो है वो वाई की भुआ की बेटी है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कजन, आंसर नंबर डी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे जैसे उसने हमें बोला वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को करते गए। चलो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम लोग।
70 नंबर क्वेश्चन, फिर से आपके पास ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए एक एक टॉपिक से हमसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जेल वार्डन का एग्जाम देने वाले बच्चों सावधान हो जाओ। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एनालॉजी से रिलेटेड बताए हैं। तो एनालॉजी टॉपिक जो है वो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का, तो ब्लड रिलेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों मेरी क्लासेस को कंटिन्यू जो है वो देखते रहिए, और जैसे आप लोग पहले जो है वो मेरे कुछ वीडियोस को जो है वो आप लोगों की तरफ से जो है वो बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से जो है वो शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा। आप लोगों के लाइक जो है वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो देखिए जो मैं आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन की क्लासेस लेकर आया हूं, तो उसमें देखिए आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो सीखने को मिलेंगे। और यहाँ देखिए हम आज ब्लड रिलेशन का तीसरा जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो कह रहा है कि द सिस्टर ऑफ जेड्स अंकल इज द ओनली ग्रैंड, माफ कीजिएगा, द सिस्टर ऑफ जेड्स अंकल इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ। बड़ा एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दिया और बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए अगर बात करें यहां पर, तो उसने कहा द सिस्टर ऑफ जेड्स अंकल, ये हमारे पास जेड है, जेड के जो अंकल हैं ये हुए जेड के अंकल, जेड के जो अंकल हैं उनकी सिस्टर, ओके, सिस्टर कौन है, द ओनली डॉटर ऑफ एफ, जो एफ की इकलौती बेटी है। तो यहां पर हो सकता है कि ये मेल पर्सन हो। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे भी बन सकता है, हम इसको मेल पर्सन भी मान सकते हैं, हम इसको फीमेल पर्सन भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि लिखा ही नहीं गया। लेकिन उसने एक शब्द बड़े सिंपल से कहा गया कि इनकी जो जेड के अंकल हैं उनकी एक ही बहन है। तो हो सकता है जेड के अंकल की यही बहन हो, और हो सकता है जेड के अंकल की ये अलग से बहन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकते। फिर उसने कहा कि द सिस्टर ऑफ जेड्स अंकल इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ये जो है, ये जो अंकल की इकलौती बहन है वो एफ की इकलौती बेटी है। तो ये भी हो सकता है कि एफ की इकलौती बेटी है, ये एफ हो गया, एफ की इकलौती बेटी ये हो गई, यहां एफ की इकलौती बेटी ये हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज जेड रिलेटेड टू एफ, इस हाउ इज जेड रिलेटेड, ये जो जेड है ये एफ से क्या रिश्ता रखता है। अब देखो फादर की जनरेशन ये हो गई, इससे ऊपर थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन में जो लोग होते हैं वो हमारे लिए जो होते हैं हमारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होते हैं, और हम लोग उनके लिए क्या होते हैं, ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो चाहे यहां बात करें तो बेटी का बेटा या बेटी जो होगा वो ग्रैंड चाइल्ड हो जाता है, यहां पर एफ के बेटे का जो है वो बेटा या बेटी जो होगा वो ग्रैंड चाइल्ड होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए। चाहे आप ये डायग्राम बनाओ तो भी ग्रैंड चाइल्ड आंसर आएगा, और चाहे ये डायग्राम बनाओ तो भी आपके पास ये ग्रैंड चाइल्ड आंसर ही आएगा। देखो दो डायग्राम इसलिए बने क्योंकि जेड के मदर या फादर का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, तो हम लोग जो है वो इसके लिए दो डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन यहां पर दोनों डायग्राम का हमारे पास आंसर सेम बन रहा है। चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या शानदार क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि एक एग्जामिनेशन जो है उसमें जो है वो 50% स्कोर बनाना जो है वो जरूरी है। अगर आपका स्कोर जो है वो 55%
माफ कीजिएगा 55% स्कोर बनाना जो है वो जरूरी है, और अगर आपके 55% से कम मार्क्स आते हैं तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और उसके बाद वो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि एक बच्चा जो है वो जिसका स्कोर जो है वो 184 आया, एक बच्चा जो था जिसने 184 जो है वो नंबर बनाए, लेकिन होता यह है कि वो 146 मार्क्स से फेल हो जाता है। यानी अगर उसके 146 मार्क्स और आ जाते, पास द एग्जामिनेशन हैज ही स्कोर्ड 146 मोर देन मार्क्स इज ही वुड बी हैव गोट द पैसेजिंग 55% मार्क्स। बड़ा सिंपल, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 146 नंबर और आते तो वो अपने 55% मार्क्स जो थे वो कंप्लीट कर जाता, अपने पास हो जाता। तो इसका मतलब ये कि अगर वो 146 मार्क्स और लेकर आता तो वो पास हो जाता। तो यहां पर टोटल मार्क्स कितने बने, 6 + 4 10, रिमाइंडर बचा 1, 4 + 8 12 एंड 1 13, रिमाइंडर बचा 1, 1 1 2 और 1 3। यानी कि हमारे पास अगर 330 नंबर अगर आते हैं तो जाकर हम लोग पास होते हैं, मिनिमम मार्क्स से ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि 55% के बराबर जो है वो हमारे पास कितने नंबर हैं, 330 नंबर है। 1% की अगर बात करूं तो 330 अपॉन 55, और अगर 100% की बात करूं तो इंटू 100। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास टोटल 20 × 30 आंसर क्या हो जाएगा, 600। तो उस एग्जाम में जो है वो 100% अगर कोई बच्चा मार्क्स लेकर जाता है, 100% अगर किसी के मार्क्स आते हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 600 हो सकते हैं, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं हो सकते। अगर 55% का मतलब 330 है तो 100% का मतलब 600 होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं कि इन ए साइंस क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स द टीचर आस्क ईच स्टूडेंट्स टू पेयर विद अनदर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 1। देखिए बड़े सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो 10 बच्चों की एक कक्षा में एक टीचर जो कहता है कि हर एक बच्चे को कहता है कि आप अपने साथी के साथ पेयर बनाएं, और बचे हुए जितने 9 बच्चे सबके साथ पेयर बनाना है। दे आर अलाउड टू चेंज पेयर्स ओनली आफ्टर 1 वीक, यानी एक सप्ताह के बाद अपना जो है वो साथी आपको चेंज करना है और दूसरे के साथ पेयर बनाना है। वेरी गुड। टू चेंज द पेयर्स आफ्टर हाउ मेनी वीक्स कैन नो मोर न्यू ग्रुप्स बी फॉर्म्ड इन द क्लास। यानी वो कह रहे हैं कि कितने वीक के बाद जो है वो नया चेंज जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो हर एक बच्चा खुद को छोड़कर बचे हुए 9 लोगों के साथ ही तो पेयर बना सकता है, और पेयर बनाने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 2 लोगों की। आपने मेरे से एक चैप्टर पढ़ा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक क्लास के अंदर टोटल 10 बच्चे हैं और सब बच्चे एक दूसरे के साथ अगर हैंडशेक करते हैं तो टोटल कितनी बार हैंडशेक किया जाएगा। ये कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, अगर यहां पर बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास लगेगा n-1 अपॉन 2। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर n, तो n संख्या होती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए 10-1 अपॉन 2, यानी कि टोटल 10 बच्चे हैं क्लास में।
हर बच्चा बचे हुए 9 बच्चों से हैंडशेक कर सकता है और हमें पेयर में बात करनी है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 45। आंसर इज ए, फर्स्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन, हैंडशेक से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आप लोग अगर जेल वार्डन के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मतलब मैं यही मानूंगा कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से मेरे वीडियोस देखे हैं, मेरा ये आज जो जेल वार्डन का पेपर जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उस पर आप लोगों ने पूरी क्लास अगर अटेंड की है, लास्ट तक अगर बने गए, तो मैं दावा कर सकता हूं, 100% ये बोल सकता हूं कि आप रीजनिंग में जेल वार्डन के अंदर 40 में से 40 क्वेश्चन जो वो सही करके आओगे। बस आखिर तक बने रहिए मेरे साथ और अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कीजिए जो 2019 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका रेशियो से रिलेटेड मैथ के कुछ 2-4 क्वेश्चन डाले गए। लास्ट क्वेश्चन भी मैथ का था और ये क्वेश्चन भी आपका मैथ से ही रिलेटेड है। चलो बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। वो कह रहे कि लेंटल सूप और वाटर, वो कह रहे कि सुनील मेड ए 88 लीटर soup for NGO. The ratio of the soup to water was 7:1। तो देखिए सूप और वाटर का जो रेशियो रखा गया है वो 7:1 रखा गया है और टोटल जो उसकी जो टोटल बनाया गया वो 88 kg सूप तैयार किया गया। टोटल क्वांटिटी उसकी 88 kg की है। फिर वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ जो वाटर ऐड किया गया और वाटर ऐड करने के बाद उनका जो नया रेशियो है 7:3 बना। तो कह रहे हैं कि बताइए कितने लीटर पानी जो है वो ऐड किया गया। अब देखिए अब देखो यहां पर अगर बात करें दोनों रेशो का टोटल मेरे पास कितना हो गया 7 + 8। टोटल नंबर ऑफ रेशो मेरे पास 8 हुआ। टोटल क्वांटिटी मेरे पास जो वो 88 kg की है। तो मेरे पास 1 रेशो का आंसर क्या आएगा, 1 रेशो का आंसर क्या आएगा, 1 R बराबर 88/8। 1 R बराबर 11 kg। एक R की वैल्यू मेरे पास 11 kg होगी। अगर मैं बात करूं सूप की, तो सूप के रेशो में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर मेरे पास चेंजेस कितना हुआ, 2 रेशो का। तो अगर 1 रेशो 1 R बराबर 11 kg है, तो यहां पर 1 और 3 में फर्क कितना बना, 2 R का। तो 2 R बराबर कितना होगा, 11 × 2 बराबर 22 kg। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। सिंपल सा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन जो वो डेंटिस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले इंसोर्स की बात की गई है, मोराल्स की बात की गई है, कैनेंस की बात की गई है, डेंटेंस की बात की गई है। तो यहां पर देखो ये तीनों जो हैं आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो है वो आपके टिथ से रिलेटेड है, दांतों से रिलेटेड है।
लेकिन ये जो आपके पास फोर्थ आंसर है, जो हमारे पास राइट आंसर भी है, ये जो है वो आपके दांतों की नसों से रिलेटेड है, जो आपके दांतों को सेंसिटिव होने से बचाता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फोर्थ, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, चार अलग अलग जो है वो ग्रैंड स्लैम की बात की गई है। पहला ग्रैंड स्लैम आपके पास विंबलडन है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये तीनों जो ग्रैंड स्लैम जो है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ग्रैंड स्लैम जो है वो आपके टेनिस से रिलेटेड है, और जो सी नंबर वाला है ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर नंबर फोर्थ। ओड वन आउट का एक और क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन ओड वन आउट के कर चुके हैं। तो देखिए, कुछ 3-4-5 गिने चुने टॉपिक्स का ही यूज किया गया है। बच्चों सावधान हो जाइए, जो टॉपिक हम लोग मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, ताकि आप लोगों को फायदा मिले। मेरा आप लोगों के साथ आज क्लास डिस्कस करने का मेन मकसद यही था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, जो 2019 में पूछे जा चुके हैं। मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं लेकर आया हूं, ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस की ही बात कर रहा हूं, जो 2019 में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो देखो, हमारे पास एक एक टॉपिक में से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आए हैं। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप जरूर पढ़ना बच्चा, और आगे भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप लोग जो है वो ये समझ सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया। तो देखिए, मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा? 98। अगर मैं 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा? 16। तो मुझे क्या बनाना है? 112। तो मैं 8 को किससे गुना करूं कि 112 आंसर बने? अगर मैं इस 8 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 88 बनेगा। और अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 इंटू 14, आंसर क्या आ गया? 112। दैट्स आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी गुड। तो आंसर नंबर 14। तो देखो, क्वेश्चन में क्या किया गया, दो लगातार नंबरों को मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर बनाया गया। देखो, 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया 98, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60, 8 को 14 से मल्टीप्लाई किया 114। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 14, यानी कि आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। सीरीज, पहला नंबर सीरीज, दूसरा अल्फाबेटिकल सीरीज। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको अल्फाबेट नंबर याद है तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। V जो है हमारे पास 22 पे आता है, W जो है वो 23 पे आता है, R 18 पे आता है, X 24 पे आता है। ये हमें बताना है। Y 25 पे आता है, 10, 26 और 6। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर क्वेश्चंस की, देखो 6, ये देखिए आपके पास एक एक नंबर को छोड़ के बैक साइड से शुरुआत करो। 6 में अगर 4 प्लस करता हूं, या शुरुआत कर लेते हैं 22 से, क्या हुआ? 18, -4 हुए। 18 से हमारे पास ये -4 करते, तो यहां पर जो लेटर आएगा उस लेटर का नंबर होगा लेटर नंबर 14। 14 में से अगर -4 कर दूंगा तो ये देखो 10 बचेगा, और अगर मैं 10 में से -4 करूंगा तो क्या बचेगा? 6। तो अल्टरनेट नंबर में से 4 माइनस करते हुए चले। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर्स की, तो ये देखिए 23 का 24, फिर 20,
5 और फिर 26। अल्टरनेट में 1 1 प्लस करते चले हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14 नंबर का लेटर। और 14 नंबर पे जो 14 नंबर का लेटर होता है वो हमारे पास कौन सा लेटर होता है, एन। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए, फर्स्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो तो बच्चों मैं यही मानूंगा कि आपने जो वो जेल वार्डन की तैयारी अच्छे से नहीं की। ऐसे क्वेश्चन 40 में से 40 मार्क के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, 25वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए 64, 71, 85 नंबर सीरीज हमें दी गई है। ओके, वेरी गुड। क्या कहता है ये क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो मेरे पास डिफरेंस है 7 का। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास डिफरेंस कितना है 14, 14 का। इसका मतलब हो सकता है मेरे पास यहां पर डिफरेंस 21 का हो, यहां पर डिफरेंस 28 का हो। क्वेश्चन बना के देखते हैं। 85 में अगर 21 प्लस करूंगा तो मेरे पास 106 आएगा। और अगर मैं यहां पर 106 लिखता हूं, 106, और उसमें 28 प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल बन रहा है आंसर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 35 प्लस हो जाएगा और फिर 42। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आ गया आपका 106, 106। 7 का टेबल प्लस हुआ भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ये गलत मत करके आना। 7, 14, 21, 28, 36 और 42। कितने बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये जो है वो पिछले 2019 में जो लास्ट जेल वार्डन का एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चन है आपके सामने। फिर से एक क्वेश्चन एनालॉजी से रिलेटेड हो गए कि शूज बनाने वाले को अगर कोबलर कहते हैं तो आइस जो है वो उसका ट्रीटमेंट करने वाले को क्या बोलेंगे। तो भाई ऑर्थो तो नहीं आएगा, ये हड्डियों से रिलेटेड हो जाता है। न्यूरोसर्जन ये भी नहीं आएगा, माइंड से रिलेटेड हो जाता है। ये भी ऑर्थो की बात कर रहा है, ये भी हड्डियों से रिलेटेड हो गया। ऑप्टिकल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्योंकि ऑप्टिकल्स मतलब कि आंखों का इलाज करने वाले डॉक्टर से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। ये क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करूं, फिर से आपके पास एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आपका लेटर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। और जब भी लेटर एनालॉजी की बात की जाएगी तो प्यारे बच्चों आपको हर एक लेटर का नंबर याद होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं MORON, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया NQUSS, ये लिखा गया। तो उसी कंडीशन में हमें बताना है कि HUNGER हंगर को क्या लिखा जाएगा। चलो बच्चों बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहां देखिए M हमारे पास 13 पे आता है, 14 पे आता है, यानी कि 1 प्लस किया गया है। अगर बात करूंगा यहां पर O 15 पे आता है, Q 17 पे आता है, यानी कि 2 प्लस किया गया है। फिर हम लोग R 18 की बात करते हैं, U 21 की बात करते हैं, मतलब कि 3 प्लस किया गया है। O 15 पे आता है, S 19 पे आता है, मतलब कि 4 प्लस किया गया है। और यहां पर
14 पे n आता है, 19 पे s आता है, यानी कि 5 प्लस किया गया है। तो मतलब कि कंटिन्यू नंबरों को प्लस किया गया है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन यार। देखिए ये h हमारे पास 8 पर आता है, तो 1 प्लस करेंगे तो 9 नंबर वाला लेटर आएगा। ये U21 पे आता है, इस पे 2 प्लस करेंगे तो 23 वाला लेटर आएगा। ये 14 पे आता है, इसमें अगर 3 प्लस करेंगे तो यहां पर कौन सा लेटर आएगा, 17 नंबर, 17 नंबर का लेटर आएगा। ये G7 पे आता है, इसमें 4 प्लस करूंगा तो मतलब 11 नंबर का लेटर आएगा। ये 5 पे आता है, 5 प्लस करूंगा तो यानी 10 नंबर वाला लेटर आएगा। ये 18 पे आता है, इसमें 6 प्लस करूंगा तो 24 नंबर वाला लेटर आएगा। तो बस उन लेटर्स को हम मुझे फटाफट जो वो लिखते जाना है। 9 नंबर पे मेरे पास क्या आता है, I, 23 नंबर पे W, 17 पे Q, 11 पे K, 10 पे J और 24 पे X। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, IWQKJX, IWQKJX, यानी कि आंसर नंबर सी, थर्ड आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। बार बार एक ही बात बोलूंगा कि हर एक लेटर का लेटर नंबर याद रखना। हर एक लेटर का दोनों तरफ से नंबर होगा, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। देखिए जैसे बात करूं मैं ए की, तो ए लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे होता है और ए जो है वो राइट साइड से 26 पे। बात करूं बी की, बी शुरुआत से 2 नंबर पे होता है, सेकंड नंबर पे। और अगर मैं जेड वाली साइड से यानी राइट साइड से बात करूं तो बी का 25 नंबर होता है। उसी तरीके से अगर जेड की बात करें तो जेड सबसे अंतिम लेटर होता है, यानी कि 26 नंबर पर। और जेड अगर राइट कॉर्नर से बात करेंगे तो पहला लेटर बनता है। तो हर एक लेटर का हम लोगों ने यहाँ लेफ्ट साइड से नंबरिंग लिखी, तो हमारा आंसर बना आंसर नंबर सी। तो बच्चों देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। 27 क्वेश्चन हमने किए हैं, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, अभी 13 क्वेश्चन बचे हैं। एक से एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 28 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ओड वन आउट की बात की गई है। ये भी लेटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना। अब देखो अगर मैं x की बात करूं, 24 पे आता है, B2 पे आता है, 21 पे U आता है, 6 पर F आता है, V22 पे आता है, E5 पे आता है, O15 पे आता है और L12 पे आता है। तो इन लेटर्स का नंबर प्लस करते हैं, 21 प्लस 6 27, 25 प्लस 5 27, 15 प्लस 12 27 और यहाँ 26। तो आंसर नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए बाकी सब में हमारे पास टोटल 27 बन रहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फिर से ओड वन आउट आपके लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर की बात की गई है, उसके बाद स्पाइनर की बात की गई है, हैमर की बात की गई है, रैक की बात की गई है। तो ये जो ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर, यानी कि ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर, ये तीनों चीज आपके टूल्स से रिलेटेड है। और जो बी नंबर ऑप्शन है रैक्स, यानी कि जिसको जो है ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर में यूज होने वाला सामान है। तो हमारे पास बाकी तीनों टूल्स हैं और ये टूल्स में नहीं आता। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन में देखिए फ्रूट की बात की गई है, मैंगो की बात की गई है, फूड की बात की गई है। तो देखो मैंगो जो होता है वो फ्रूट की कैटेगरी में आता है और फ्रूट जो होता है हम लोग खाते हैं, फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो सिंपल सा आंसर, आंसर नंबर आपका फर्स्ट ए नंबर आंसर। तो यहां पर आंसर नंबर क्या हो गया, फर्स्ट ए नंबर आंसर। फ्रूट, मैंगो और फूड का फर्स्ट वाला सर्किल आपका बन जाएगा फूड से रिलेटेड, उसके बाद सेकंड वाला सर्किल फ्रूट से रिलेटेड और लास्ट इनसाइड वाला आंसर जो सर्किल जो होगा वो आपका मैंगो से रिलेटेड हो जाएगा। आंसर नंबर बनेगा आपका ए, फर्स्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करूं, 31वें क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ये ग्राफ से रिलेटेड बात की गई है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कह रहे हैं कि एक जो विलेज है उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज इन 2 लाख। ओके ओके, टोटल हमारे पास 200 लाख जो है वो ट्रीज हैं, जिसमें
विलो ट्रीज जो हैं उनके बारे में बताना है कि उनकी संख्या कितनी है। अब देखिए ये जो आपके पास फर्स्ट ट्रीज हैं ये 25% है, सेकंड वाले जो हैं ये सर्किल आपके पास 12% है, ये आपके पास हो गया 8%, ये आपके पास हो गया 20% है। तो सबका टोटल अगर हम लोग लगाते हैं तो 8 और 2 10 + 5 15, रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 15, रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 1, 2 + 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि बाकी का जो शेयर है, बाकी ट्रीज का जो शेयर है वो 65% है। तो मेरे पास जो विलो ट्री का जो शेयर बचता है वो 100 - 65 बराबर 35% है। तो विलो जो ट्रीज हैं वो मेरे पास कितने हैं, 35%। तो देखो अगर मेरे पास 100% बराबर है 200 लाख के, तो 1% कितना होगा, 200 लाख अपॉन 100, और 35% कितना होगा इंटू 35। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 35 इंटू 70, तो मेरा आंसर हो जाएगा 70 लाख यानी कि 70 लाख। आसान सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए बच्चों बात करते हैं, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये भी हल्का फुल्का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम इसको मैथ का क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपके पास शब्द दिया गया है ROB 3 RT FROS और 1, ये आपके पास एक शब्द लिखा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसकी मिरर इमेज बनाई जाए तो क्या आंसर बनेगा। अब बच्चों अगर मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज में दो चेंजेस होते हैं, एक चेंजेस लेटर जो है वो लेफ्ट राइट बदलता है, और दूसरा चेंजेस लास्ट वाला लेटर क्या होगा, शुरुआत में आएगा। तो मेरे पास ये लास्ट वाला लेटर जो है या नंबर जो है वो शुरुआत में आएगा, तो ए शुरुआत में आएगा तो लेफ्ट राइट बदलेगा, सॉरी 1, तो मेरे पास 1 कुछ ऐसा दिखेगा। एस की बात करें तो एस लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ओ लेफ्ट राइट नहीं बदलता, वो सेम ही दिखता है। आर जो है आपके पास लेफ्ट राइट बदलेगा, एफ जो है वो आपके पास लेफ्ट राइट बदलेगा, टी लेफ्ट राइट बदलने के बाद सेम ही दिखेगा, आर जो है वो आपके पास लेफ्ट से राइट हो जाएगा, 3 आपके पास लेफ्ट राइट बदलेगा, बी जो है वो उसका वोटर इमेज ऐसा दिखेगा, ओ आपको सेम ही दिखेगा, और फिर आर ये दिखेगा। और ये चेंजेस किसमें दे रखे हैं, 1 से शुरुआत होने वाला आपके पास 1 से शुरुआत होने वाला जो है वो ये आपके पास जो है वो टॉप बॉटम बदला है, ये आर से शुरुआत हुई है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर नंबर आपके पास कौन सा रहेगा, डी यानी 4th आंसर। तो देखिए यहां पर 1 लेफ्ट राइट बदला हुआ है, एस आर बदला हुआ है, एफ ने लेफ्ट आपका पास मिरर इमेज बनाई है, टी, और लास्ट वाले लेटर जो है वो अपना जगह जो है वो एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते जाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर जो है वो डी 4th आंसर। तो ये आपका आंसर रहेगा डी 4th आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें बात की गई है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि अगर किसी स्क्वायर में एक डायगोनल होता है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या 2 होती है, अगर हमारे पास डायगोनल 2 होते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और अगर किसी एक ट्रायंगल में डिवाइडर बनाया जाता है तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होती है, 3। तो यहां पर हम यही बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए जो मेरे पास इमेज बनी हुई है ये फर्स्ट वाली इमेज,
और ये मेरे पास सेकंड वाली इमेज। इन दोनों में मेरे पास दो दो डायगोनल है। तो अगर एक में स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या मेरे पास 8 हो जाती है। तो 8 यहां हो जाएगी। इसके बाद अगर इसके बॉटम की अगर बात करें तो मेरे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें एक डिवाइडर बना हुआ है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या मेरी यहां कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर बात करते हैं इनके आपसी जॉइंट की। जब दो स्क्वायर आपस में मिले तो हमारे पास एक ट्रायंगल यहां बनेगा, ये आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा इस जॉइंट के कारण। दूसरा ट्रायंगल आपके पास यहां बनेगा इस जॉइंट के कारण। तो आपके पास इन दो जॉइंट से दो नए ट्रायंगल बनेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, बात करूं मैं इस ट्रायंगल्स की, तो जब ट्रायंगल आकर इनके साथ जॉइंट हुआ तो इस ट्रायंगल के कारण एक ट्रायंगल आपके पास ये बना। उसके बाद और कौन सा ट्रायंगल आपके पास बनाया गया? इस ट्रायंगल ने और किन किन ट्रायंगल्स को मॉडिफाई किया और किन किन ट्रायंगल्स को बनाया? तो देखिए हमारे पास टोटल अभी तक अगर ट्रायंगल्स की बात करूं तो 8 और 8, यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल बना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि और ट्रायंगल्स कौन सा बन सकता है यहां पर इस ट्रायंगल के कारण, ये देखिए इस जॉइंट के कारण एक ट्रायंगल हमारे पास ये भी बनता है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये भी बना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। तो आंसर इज ए 23 ट्रायंगल्स। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ओ हैज ए ब्रदर एक्स। ओ नाम का जो पर्सन है उसका एक भाई है जिसका नाम है एक्स। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास ओ नाम का पर्सन है और ओ नाम के पर्सन का एक ब्रदर है जिसका नाम है एक्स। मतलब कि ओ का जो भाई है उसका नाम क्या है? एक्स। फिर आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आगे लिखा हुआ है कि एस इज द नेफ्यू ऑफ ओ। ये जो एस नाम का पर्सन है ना, ये ओ का नेफ्यू है, यानी कि भतीजा है, भाई का बेटा है। इसका भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे वो क्वेश्चन में बात करेगा हम लोग उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है? एक्स मैरिड टू एन। ये जो एक्स नाम का पर्सन है इसने मैरिड किससे की है? मैरिज एन से। तो एक्स की मैरिज किससे हुई है? एन से। उसके बाद वो क्या कह रहा है? हु इज द ट्विन सिस्टर ऑफ आर। ये जो एन जो है वो आर की ट्विन सिस्टर है, यानी कि जुड़वा बहन है। तो एन की जो जुड़वा बहन है उसका नाम क्या है? ट्विन सिस्टर। फिर आगे क्वेश्चन में उसने बोला आर एंड एन आर द ओनली चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स। आर और एन जो है, आर और एन आर द ओनली चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स। आर और एन जो है वो अपने पेरेंट्स के सिर्फ दो ही बच्चे हैं। इनके दो ही बच्चे हैं, एक आर है और एक एन है। इनके अलावा इनका और कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि उसने कहा ये जो एन नाम का पर्सन है, ये जो आर नाम का पर्सन है, ये ओनली चिल्ड्रन है अपने पेरेंट्स के।
आगे लिखा हुआ है M and S आर ट्विन बायोलॉजिकल सन्स ऑफ R and L। अब देखो R और L, ये जो R है इसके हस्बैंड का नाम क्या है? L। R और L जो है, R और L इनके बायोलॉजिकल यानी कि सगे बेटे हैं, कौन है? M और S। M और S, एक M बेटा है इनका और एक कौन बेटा है? S। अब देखिए फिर उसने कहा हाउ इज L रिलेटेड टू X R, ये जो L है वो कहता है हाउ इज L रिलेटेड टू X, L का X से क्या संबंध है? अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं L की, तो यहां पर मेरे पास आंसर ये आ रहा है कि X और N जो है वो आपस में हस्बैंड वाइफ है, R और L जो है वो आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो मेरे पास जो यहां आंसर बन के आ रहा है वो ये आंसर बन के आ रहा है कि X और L जो है वो एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं, यानी कि दोनों की जो वाइफ है वो आपस में बहनें हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जो है वो मेन चीज जो है वो हम लोग यहां पर छोड़ रहे हैं, वो मेन चीज क्या है जो मैंने यहां पर साइड में लिखी हुई है। उसने कहा S जो है ये O का भी भतीजा है। अगर S O का भतीजा है तो यहां पर क्या आएगा कि ये जो X नाम का पर्सन है, ये जो L नाम का पर्सन है, ये दोनों भाई हैं किसके? O के। अगर हम लोग ये आंसर बनाते हैं L O और X, इन दोनों को जो ब्रदर बना देते हैं, किसको ब्रदर बना देते हैं? L और X दोनों को ब्रदर बना देते हैं O का। तो हमारे पास जो L है, L की वाइफ कौन होगी हमारे पास? R हो जाएगी। और ये जो X है, X की वाइफ कौन हो जाएगी हमारे पास? N हो जाएगी। और क्वेश्चन में R और L इनके जो बेटे हैं वो हमारे पास M और S है। तो हमारे पास S जो है और O का जो नेफ्यू यानी कि भतीजा हो जाएगा S। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या बन के आएगा कि जो L है, L का X से क्या रिलेशन है? L X का क्या हो जाएगा? ब्रदर। और यहां पर आंसर क्या बन के आ रहा है? ब्रदर इन लॉ। अब इन दोनों में से हम किस आंसर को राइट माने? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है। अब देखना बच्चों ध्यान से, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इस आंसर को मानता हूं तो यहां पर S जो है वो O का भतीजा है यानी कि नेफ्यू है, इस आंसर को मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर यहां आंसर को मानता हूं तो मैं O का भतीजा S, इसको मैं वेरीफाई कर पाऊंगा। तो हम लोग यहां से ये आंसर बना सकते हैं कि जो हमारे पास L और X है ये दोनों जो है वो आपस में ब्रदर हैं और इन्होंने ट्विंस सिस्टर यानी कि दो जुड़वा बहनों से शादी की है। N और R भी आपस में ट्विंस हैं, दोनों जो है वो सगी बहनें हैं, सिबलिंग्स हैं। तो दो सिबलिंग्स हमारे पास हो गए L और X, ये भी आपस में सिबलिंग्स हैं। दो सगे भाइयों से दो सगे बहनों की आपस में मैरिज की गई है। तो हमारे पास आंसर ये आएगा कि L X का जो है वो ब्रदर इन लॉ नहीं है। हमारे पास आंसर आएगा L X का ब्रदर इन लॉ नहीं है, क्या हो जाएगा? ब्रदर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो ब्रदर इन लॉ लगा के आएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो कहा गया है कि M इज द ग्रैंड मदर ऑफ Z। M जो है Z की ग्रैंड मदर है।
M is the grandmother of Z and the aunt of C's father. ये जो M है, ये जो C है, इसके जो फादर है उनकी आंट भी है, यानी कि उनके फादर या मदर की सिस्टर भी मानी गई है। अब देखो, सी के फादर की आंट एम है और जेड की ग्रैंडमदर है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बताओ हाउ इज सी रिलेटेड टू जेड। सी का जेड से क्या रिलेशन हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन, कजन। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहां पर उसने बोला कि इन ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, यानी कि 20 लड़के और 28 लड़कियों का एक ग्रुप है। उसने कहा एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 15 ईयर्स एंड 13 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में 20 जो है वो हमारे पास बॉयज है, बॉयज की संख्या हमारे पास, बॉयज की संख्या 20 है और जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या हमारे पास कितनी है? 28। बॉयज का रेशो क्या दे रखा है? 15, तो इससे टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं। गर्ल्स का रेशो क्या दे रखा है? 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका टोटल जो है वो हमारे पास एज कितनी आएगी? 15 टू जा 30, 300 आएगी। गर्ल्स की टोटल एज कितनी होगी? 13 8 जा 104। रिमाइंडर कितना बचेगा? 10। 13 टू जा 26 और 10 36। तो हमारे पास जो है वो गर्ल्स की जो एज आई है वो 364 है टोटल, और बॉयज की, तो गर्ल्स और बॉयज का टोटल एज कितनी हो जाएगा? 664, और इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 48। तो टोटल जो स्टूडेंट हमारे पास है वो 48 है, टोटल एज ये है, तो एवरेज एज क्या बनेगी हमारे पास? 664/48। आठ से कट जाएगा मेरे हिसाब से। 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 2 8 3 जा 24, 83/6। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहां पर 2 बचे, 6 3 जा 18, 5 बचे हमारे पास 0, 6 8 जा 48, 2 बचा, और 6 3 जा 18, तो आंसर आ जाएगा 183। आंसर नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन ये कहता है राम डिस्ट्रीब्यूट 7,800 अमंग हिज 3 कंपेयर ए बी और सी, यानी कि 3 लोग जो हैं उनमें जो वो 7,800 जो है वो रुपए जो बांटता है, और किस रेशो में बांटता है? रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। वो कह रहा है कि दैट 1/4 ऑफ ए का 1/4, ए का 1/4 बराबर कितना है? बी के 1/5 के। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ए अपॉन बी बराबर 4/5 हो जाएगा। तो यहां पर ए का रेशो मेरे पास 4 हो गया और बी का रेशो 5 हो गया। आगे अगर बात करें, उसने कहा बी का रेशो जो है, बी का रेशो हमारे पास कितना है? 1/5 बराबर है सी के रेशो के, और सी का रेशो कितना दे रखा है इसने? बी शेयर एंड सी 1/6। सी का कितना दे रखा है? 1/6। तो बी अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा? 5/6।
तो अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर b का रेशो 5 है, यहाँ भी b का रेशो 5 है, तो हमारे पास रेशो बनेगा a रेशो b रेशो c। a का रेशो कितना है 4, b का रेशो 5 और c का रेशो कितना हो गया हमारे पास 6। अब टोटल रेशो हमारे पास कितना हो गया 15। टोटल अमाउंट कितना है 7800। 1 रेशो 1 आर की रेट वैल्यू क्या हो जाएगी 7800 अपॉन 15। एक रेशो की वैल्यू हो गई 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 3 बचा 15 2 जा 30 0। तो 1 आर बराबर कितना हो जाएगा 520। और मुझे बताना किसका है बी के बारे में बताना है, तो बी का रेशो कितना है 5, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 520 इंटू 5, 500, 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 1, 5 5 जा 25, 1 26। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 2600 यानी कि आंसर नंबर सी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। और अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी बनानी है तो बच्चों स्क्वायर क्यूब और टेबल जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है फिर से आपका ओड वन आउट से रिलेटेड हो गया। ब्रिशेलिया ये आपकी कैपिटल हो गई, और ये ब्रिशेलिया सॉरी ये आपका कैपिटल हो गई, कैनबरा ये भी कैपिटल हो गई, काबुल ये भी कैपिटल हो गई, कोस्टा रिच ये आपका कंट्री से रिलेटेड है, यूएसए की कंट्री से। तो ये आपके पास आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। बाकी तीनों जो है वो आपके जो है वो कैपिटल से रिलेटेड है, राजधानी से रिलेटेड है, और ये आपका एक अलग से कंट्री है। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नेक्स्ट बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या किया गया। अब देखो अगर मैं 82 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 246 हो जाएगा। और अगर मैं 246 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, तो आंसर क्या आएगा 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 और 1 13, और 3 2 जा 6 एंड 1 7, 738 बिल्कुल बन रहा है। 738 इंटू 3, 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचा 2, 3 3 जा 9 और 2 11, रिमाइंडर बचा 1, 7 3 जा 20, 1 + 1 22। तो ये देखो नेक्स्ट बन रहा है, तो इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई किया है, 246 इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी आपके पास नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, एक एक नंबर को छोड़कर जो है वो 1 + 1 + करते हुए गया है। यहां पर बात करें तो 43 के बाद 55 कितने प्लस हुए 12, 55 के बाद 68 कितने प्लस हुए 13, और अब हम लोग कितने प्लस करेंगे 14। अगर मैं 14 प्लस करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा 8 और 4 12, 6 + 1 और 1 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 84। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने कुल मिलाकर अभी तक 40 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन किए, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन था। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने नंबर सीरीज के किए, ओड वन आउट से किए, और ये पिछले साल जो है पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों अगर आप लोग जो है वो इसी तरीके से हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और अपना जो है प्यार देते रहेंगे तो हम आने वाले
दिनों में आपके लिए और अलग अलग एग्जाम्स के इसी तरीके से अलग अलग जो वीडियोस बनाते रहेंगे, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पर भी बात किया करेंगे। इस तरीके से हम लोग पेपर सॉल्व भी करेंगे और आपको जो है वो एक प्रॉपर जो है वो ऐसा माहौल देंगे कि आप लोग जो है वो प्रॉपर तैयारी कर सके हमारे साथ जुड़ के, और आपका बहुत जल्दी से जो है वो कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई हो। तो बच्चों, आप सबको जो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप DSSB जो कुछ दिनों के बाद एग्जाम होने वाला उसमें बेहतरीन जो है वो अपना जो है वर्क दिखाए। आप इतने अच्छे से पेपर करें कि आपका पेपर क्वालिफाई हो। और आप लोगों को अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आया हो तो आप जो है वो हमारे जो है वो इस वीडियो के ऊपर जो है वो अपना कमेंट डाल सकते हैं कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और आपके हर क्वेश्चंस का जो आंसर हम लोग जरूर देंगे। ओके साथियों, आप सबको जो है वो आने वाले एग्जाम्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।